10 अक्टूबर। मोधेरा गुजरात के मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में मोधेरा नाम की जगह है जो पुष्पावती रिवर के पास में है। इसे इंडिया का पहला 24/7 सोलर पावर्ड विलेज डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पे सन टेम्पल है जिसे 1000 साल पहले 1026 एडी में बनाया गया था बाय किंग भीम वन या भीमदेव वन ऑफ सोलंकी डायनेस्टी, जिनको चालुक्य डायनेस्टी भी कहते थे। ये टेम्पल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बहुत ही पास है। थर्डिंग्यूट ये बुद्धिस्ट फेस्टिवल है जिसे म्यांमार में मनाया जाता है। माना जाता है इस दिन बुद्ध भगवान हेवन से धरती पे आए थे। मालाबार नेवल एक्सरसाइज 92 में शुरू हुआ था एज अ बायलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन यूएसए एंड इंडिया। 2007 में जापान, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर ने भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन सिर्फ एक ही साल के लिए। 2015 में जापान ने परमानेंटली इसको ज्वाइन किया। 2020 से हर साल ऑस्ट्रेलिया भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। 2002 से हर साल ये एक्सरसाइज की जाती है अलग अलग जगहों पे। ज़रूरी नहीं कि इंडियन ओशन में ही होगी, अलग अलग जगहों पे ये एक्सरसाइज होती है। एंटिटी लिस्ट यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इसको निकालता है सिंस 1997। अगर किसी कंट्री, कंपनी को इस पे डाला जाता है तो मतलब यूएस के लोग या यूएस की कंपनीज उस पर्टिकुलर कंपनी को, विदेशी कंपनी को सर्टेन चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं कर सकती हैं। अगर एक्सपोर्ट करना है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ऐसा इसलिए कि यूएस कहता है कि भी अगर हम ऐसी सेंसिटिव टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट्स उनको देंगे बाहर की कंपनीज़ को, तो वो कंपनीज़ उसको न्यूक्लियर वेपन्स या किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसलिए कुछ चीज़ें हैं जिनको अगर आपको एक्सपोर्ट करना है कुछ पर्टिकुलर कंपनीज़ को, तो आपको पहले यूएस गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती हैं। हाँ, लेकिन आप इंपोर्ट जितना मर्जी कर सकते हो। तो यूएस के लोग जितना मर्जी इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट करनी है कुछ चीज़ें तो परमिशन लेनी पड़ती हैं। कर्च स्ट्रेट मतलब एक वाटर बॉडी होती है जो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, जैसे सी ऑफ एजोव और ब्लैक सी को कनेक्ट करता है कर्च स्ट्रेट। तो ये वाटर बॉडी है एंड ये फिर सेपरेट करेगी दो लैंड मासेस को। तो यहाँ पे वेस्ट में है क्रीमिया, राइट पे है रशिया। तो इट सेपरेट्स क्रीमिया एंड रशिया। इस तरह से क्या होता है, इस तरह से एक स्ट्रिप ऑफ लैंड होता है। दो बड़े अगर लैंड मासेज हैं उनको कोई चीज़ कनेक्ट कर रही है तो उसको कहते हैं इस तरह से। अब मान लो कि क्रीमिया और रशिया के बीच में मान लो एक लंबा सा स्ट्रेट होता, एक लैंड मास होता जो कि दोनों कनेक्ट कर रहा होता। तो सॉरी, एक स्ट्रेट नहीं होता, मतलब एक लैंड मास होता, तो उसको आप बोलते इस्तमस। 10 अक्टूबर का एडिटोरियल, वाई इंडिया इंक इज़ नॉट टेकिंग अ हनुमान लीप। इंडियन कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रही हैं, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर ने पूछा है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यानी कि जो कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट यानी कि जो सरकार खर्च करती है, दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। प्राइवेट कंपनी जो इन्वेस्टमेंट करती है वो रेट हाईएस्ट था 2012 में, उसके बाद से ये रेट कम हुआ है, यानी कि प्राइवेट कंपनीज कम इन्वेस्ट कर रही हैं। न्यूज़ में अक्सर आता है कि अंबानी, अदानी और इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है, जितना ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्ट करेंगी उतना ज़्यादा इकोनॉमी ग्रो होगी। लेकिन ये हेडलाइंस सिर्फ कुछ ही कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है। अगर ओवरऑल पिक्चर देखी जाए इंडिया की तो वो फिगर 2012 में हाईएस्ट थी, तब कंपनी ज़्यादा इन्वेस्ट करती थी। अब कंपनीज कम इन्वेस्ट कर रही हैं ओवरऑल अगर पूरे इंडिया की पिक्चर देखी जाए तो। और इसके बावजूद क्योंकि सरकार ने स्टेप्स लिए बहुत सारे, सरकार ने कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कम कर दिया, ठीक है ना। अब कंपनीज को कम टैक्स पे करना पड़ता है, तो बल्कि उनको तो इंकरेजमेंट मिलनी चाहिए ना इस चीज़ से कि और इन्वेस्ट करेंगी और प्रॉफिट कमाएंगी। सरकार ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत अच्छा कर दिया। पहले इंडिया की रैंक 142 थी, अब सिर्फ 63 है। जब इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं तो इन्वेस्टमेंट तो और बढ़नी चाहिए थी ना पिछले 10 सालों में, लेकिन ये तो कम हो गई। क्यों? उसके दो रीज़न दिए गए हैं आर्टिकल के अंदर। एक है एक्सटर्नल फैक्टर। देखो, कोई भी बंदा फैक्ट्री क्यों लगाएगा भाई? फैक्ट्री का आउटपुट बिके तब ना। कुछ होता है इंडिया में बिक जाता है, कुछ इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। बाहर की कंट्रीज़ में डिमांड थोड़ी स्लो हो गई। जब बाहर की कंट्रीज़ में डिमांड स्लो हो गई तो इंडियन फैक्ट्रीज कम चीज़ें एक्सपोर्ट करेंगी। तो फिर प्राइवेट कंपनी सोचती है यार हम फैक्ट्री क्यों डालें, नई फैक्ट्री डालेंगे, उससे जो आउटपुट निकलेगा वो एक्सपोर्ट तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि बाकी देशों में इसमें मंदी चल रही है ना। तो इसलिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में थोड़ी कमी आई। एक तो ये रीज़न दिया गया है। दूसरा दिया गया है इंटरनल फैक्टर्स। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये लोग इतनी ज़्यादा रेड्स मारते हैं एंड प्राइवेट कंपनीज को छोटी छोटी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में परेशान करते रहते हैं। तो प्राइवेट कंपनीज फिर क्यों करेंगी कुछ काम?
ठीक है ना। कुछ ही कंपनीज है जिनको ये लोग परेशान नहीं करते, तो वो कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करती रहेंगी, बाकी जो लोग हैं वो परेशान होते रहेंगे। तो कहेंगे जो चल रहा है चलने दो, कुछ नया काम करेंगे तो ये लोग फिर परेशान करना शुरू कर देंगे। दूसरी बात ये कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाई। देखो नॉर्मली क्या होता है, मान लो दूर दराज पे कहीं पे कोई गाँव है, गाँव कनेक्टेड नहीं था, सड़क नहीं थी वहाँ पे, अब सरकार ने पब्लिक इन्वेस्टमेंट करी, यानी कि सरकार ने पैसा खर्च किया और एक सड़क बना दी, गाँव को कनेक्ट कर दिया। जब कनेक्ट हो गई है वो गांव कनेक्ट हो गया सड़क से, तो अब छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स काम शुरू करेंगे। हो सकता है वहाँ पे कोई फैक्ट्री लग जाए, छोटी सी कोई एमएसएमई काम करना शुरू कर दे, है ना। तो जब पब्लिक इन्वेस्टमेंट होती है तभी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फिर आगे होती है। कहीं पे पहले सी पोर्ट नहीं था, या सी पोर्ट में हमेशा जाम लगा रहता था, सरकार ने एक नया सी पोर्ट बना दिया, नई रेलवे लाइन बिछा दी। जब सरकार पब्लिक इन्वेस्टमेंट करेगी तभी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी फिर इंक्रीज होगी, ठीक है। लेकिन देखा गया है, आर्टिकल में लिखा गया है कि पिछले कुछ सालों में पब्लिक इन्वेस्टमेंट इंडिया में बहुत ही कम रही है। जब पब्लिक इन्वेस्टमेंट कम रही तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी। तो आर्टिकल में कहा गया है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। हिस्टोरिकली देखा गया है कि जब जब इंडिया में सरकार ने ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं तब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है। पिछले बजट में सरकार ने अनाउंस किया है कि वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट अब बढ़ाएगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन अनाउंसमेंट तो अभी हुई है, उस इंफ्रा को बनने में टाइम लगता है, एक दिन में तो इंफ्रा बन नहीं जाता। हाँ, दूसरा, सिर्फ एक बजट में नहीं, अगले कई बजट्स में हमें ये चीज़ और बढ़ानी पड़ेगी, पब्लिक इन्वेस्टमेंट और बनानी पड़ेगी। एंड ये भी देखना चाहिए हमें कि हम किस चीज़ पे पैसा खर्च कर रहे हैं। मान लो सरकार के पास दो ऑप्शन है, 1000 करोड़ रुपए हैं, सरकार 1000 करोड़ रुपए से कोई टूरिस्ट स्पॉट बना दे वर्सेस उस 1000 करोड़ रुपए से कोई रेलवे लाइन बनाए। आपको क्या लगता है किसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा? फ़ायदा दोनों से होगा, दोनों अच्छे इंफ्रा हैं, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा होगा सड़क बनाने से, रेलवे लाइन में जाने से, क्योंकि उस रेलवे लाइन या सड़क से और 10 फैक्ट्रीज एंकरेज होंगी, उस गांव में और 4 चीज़ें काम में आ सकती हैं, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन एक टूरिस्ट स्पॉट बना देने से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इतना अच्छा नहीं होगा। तो पैसा खर्च सरकार को करना चाहिए, लेकिन किस चीज़ में कर रही है वो भी ध्यान देना चाहिए। और एक बात, सरकार जो पैसा खर्च करती है उसका फ़ायदा तभी होता है जब इन्फ्लेशन कम हो। इस समय इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में एंड सरकार और पैसे खर्च करके इकोनॉमी में और पैसा डाल दे तो क्या होगा? इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगी, फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। अच्छा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के 2 तरीके होते हैं भाई, या तो डिमांड कम कर दो या सप्लाई बढ़ा दो, है ना। तो डिमांड कम कैसे करी जाती है? इंटरेस्ट रेट हाइक के थ्रू, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, जो कि आरबीआई बिल्कुल ठीक कर रहा है रेट्स बढ़ा के। लेकिन इसकी अपनी एक लिमिटेशन होती है, एक लिमिट तक ही आरबीआई रेट्स बढ़ा सकता है, एक लिमिट तक ही आप डिमांड को दबा सकते हो। असली काम तब होगा जब आप सप्लाई बढ़ाओगे। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में इसमें फूड इन्फ्लेशन ज़्यादा है। उसका एक रीज़न है कि एडिबल ऑयल बहुत महंगा है। एडिबल ऑयल इसलिए महंगा है क्योंकि हम बहुत सारा एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में ये महंगा है, इसलिए हमारे यहाँ फूड इन्फ्लेशन हो रही है। तो सरकार को सप्लाई बढ़ानी चाहिए, सरकार को हमें आत्मनिर्भर बनाना चाहिए एडिबल ऑयल में। अगर इंडिया में ही सारा एडिबल ऑयल बहुत सारा बनेगा तो फिर हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। सप्लाई बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। दूसरा एडिटोरियल सेमीकंडक्टर्स के बारे में है। द फेट ऑफ द चिप्स विल डिटरमाइन द फेट ऑफ द नेशंस। सेमीकंडक्टर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ये आज हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज़ होते हैं। डिफेंस, टेलीकॉम, ट्रांसपोर्ट, हर चीज़ के अंदर जहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक्स है वहाँ पे सेमीकंडक्टर्स का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, इस समय ग्लोबली सेमीकंडक्टर्स की थोड़ी शॉर्टेज है, जिसकी वजह से नई गाड़ियों का वेटिंग पीरियड कई महीनों में खिंच चुका है, राइट। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है यूक्रेन वॉर का। यूक्रेन को वो मिसाइल्स मिल रही हैं वेस्ट से जो प्रिसीशन गाइडेड है, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। बहुत ज़्यादा एक्यूरेट बनाने के लिए मिसाइल को आपको अच्छे लेवल के इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़रूरत होती है। रशिया जो मिसाइल्स यूज़ कर रहा है वो भी प्रिसीशन गाइडेड हैं, लेकिन रशिया बहुत ज़्यादा फ्रीली मिसाइल्स को यूज़ नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास चिप्स की शॉर्टेज है। रशिया खुद चिप्स नहीं बनाता है, राइट। तो यहाँ पे भी इम्पैक्ट देखा गया है। यूएसए ने साफ साफ कहा है कि कल को अगर चाइना ताइवान पे अटैक करेगा तो यूएसए ताइवान को बचाएगा। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। वन ऑफ द रीजंस ये भी है कि यूएस भी खुद ताइवान पे डिपेंडेंट है चिप्स के लिए। चिप्स बनाना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है।
एक कोरोना वायरस से भी छोटा होता है एक चिप, एंड उस पर ट्रिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं। दुनिया में सिर्फ कुछ ही कंपनीज, कुछ ही कंट्रीज़ हैं जो एक्चुअली चिप्स बना पा रही हैं। इनफैक्ट अगर आप देखो, एप्पल के आईफोन पूरी दुनिया में फेमस हैं, उसके बावजूद एप्पल के जो A16 चिप्स हैं वो पूरी दुनिया में एक सिंगल बिल्डिंग है, सिर्फ उसी में बनते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, हर किसी के बस की बात नहीं होता ये सब बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि चिप्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए कुछ ही कंट्रीज़ को बना पाई हैं, राइट। एंड यहाँ पे एक एडवाइस दी गई है फॉक्सकॉन कंपनी के बारे में। फॉर एग्जांपल फॉक्सकॉन फेमस है बहुत ज़्यादा। फॉक्सकॉन ने यूएसए में कहा कि हम विस्कॉन्सिन में एक प्लांट बनाएंगे, जहाँ एक फैक्ट्री बनाएंगे जहाँ पे हम एलसीडी पैनल्स बनाएंगे। ट्रंप वहाँ पे गए, इनॉग्रेशन किया उस फैक्ट्री का, खूब वाहवाही लूट ली, खूब सारी सब्सिडीज़ भी दे दी इस कंपनी को, टैक्स पेयर्स मनी भी दे दिया। एंड बाद में जब कंपनी तैयार हुई, फैक्ट्री तैयार हुई, तो पता चला कि वहाँ पे एलसीडी पैनल्स बन ही नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पैसा जो सरकार ने सब्सिडी दे दी फॉक्सकॉन को, वो पैसा थोड़ी ना इशू था, इशू पैसे का नहीं था। इशू ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है एंड उसको बहुत ज़्यादा पानी भी चाहिए होता है। चिप्स बनाने के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, वहाँ पे इतना पानी अवेलेबल ही नहीं था, इसलिए कभी वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो ही नहीं पाई। अब ऐसे इंडिया में हमने बहुत सारी सब्सिडीज़ दे दी हैं इन कंपनीज़ को कि अब नई कंपनी आएगी वो चिप्स बनाएगी इंडिया में। अच्छी बात है, हमें करना ही पड़ेगा, लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए कि सब्सिडी दे देने इज़ नॉट द सोल्यूशन। हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सब्सिडी दे रहे हैं इन कंपनीज़ को, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पैसे दे दे तो चिप्स बन ही जाएंगे। उसके लिए बिजली और पानी जो बहुत ज़्यादा चाहिए होता है वो भी हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आपने वो प्रोवाइड नहीं किया तो इंडिया में भी अल्टीमेटली फॉक्सकॉन के विस्कॉन्सिन प्लांट जैसा ही हाल हो जाएगा। सेमीकंडक्टर्स हमने क्लास नंबर 60 में पेज नंबर 9 पे डिस्कस किया था। सिर्फ सुनो नहीं बल्कि खुद लिखो, एडिटोरियल्स खुद से पढ़ो, ये वीडियोस देखो, यहाँ पे समरी पढ़ो, एंड जो भी समझ में आए थोड़ा बहुत खुद ज़रूर लिखो, क्योंकि एग्ज़ाम में नंबर सुनने के नहीं मिलते हैं, एग्ज़ाम में नंबर लिखने के मिलते हैं। इसलिए खुद ज़रूर थोड़ा थोड़ा लिखा करो, चाहे बुरा लिखो लेकिन लिखो ज़रूर, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट अपने आप होगी।